नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला करने वाले सभी आतंकी ढेर तहरीके तालिबान की बर्बरता से गई 160 जानें, भारत समेत दुनिया भर में निंदा। कोयला खदान आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान दर्ज करने का निर्देश। हिंडाल्को मामले में क्लोजर रिपोर्ट खारिज। अदालत ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। राज्यसभा में अवरोध से मंगलवार को भी नहीं हो सका कामकाज। बीमा संशोधन और कोयला खदान जैसे विधेयकों के अटकने की आशंका। प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष। आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में सक्रिय नहीं। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, आईएस को रोकने में अल्पसंख्यकों की बड़ी भूमिका। और शेयर बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 538 अंक और निफ्टी 152 अंक टूटा। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 13 महीने के निचले स्तर पर। शुरुआत पहली खबर से। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा हो गया है। हमले को अंजाम देने वाले सभी आतंकी मारे गए हैं। करीब 9 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पा लिया। अब तक के सबसे क्रूर हमले में 160 लोगों की जानें गईं। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के तमाम अहम ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेशावर के इस आर्मी स्कूल में सुबह सुबह जब छात्र अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे, ठीक उसी वक्त काली वर्दी में घुसे कुछ आतंकियों ने वहां फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल में उस वक्त करीब 500 से ज्यादा बच्चे और टीचर मौजूद थे। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई और जो लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, उन्होंने वहां का हाल कुछ यूं बयां किया। जैसे हमने देखा वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई, हम वहाँ से भाग गए, अपने अपने क्लास में गए। और यहाँ 9-10 की जो है कोई पार्टी वगैरह हो रही थी अंदर, तो क्लासों में बच्चे कम थे। ऊपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर थे, वो बैठे हुए थे। तो 6-7 बंदे थे, हमने देख लिया, वहाँ से भाग गए और वो एक एक क्लास में जा रहे थे और बच्चों को मार रहे थे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 8 से 10 आतंकी शरीक थे और उन्हें बंधकों को छुड़ाने के लिए घंटों ऑपरेशन चलाना पड़ा। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरने के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों को घेरने की कोशिश की। कुछ बच्चों को सही सलामत निकालने में सेना कामयाब भी रही, फिर भी बड़ी तादाद में बच्चों की जान गई। भारत और यूनिसेफ से लेकर दुनिया भर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पाकिस्तान के दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसे बर्बर हमला करार दिया। हम समझते हैं कि यकीनन कौम इस वक्त एक गम के आलम में है और इसके लिए हमने भी ये फैसला किया है कि 3 दिन जो है वो यौम सोग मनाया जाएगा इस अंदोनाक वाक़े पे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती इस तरह की चीज़ की और मेरे साथ सारी कौम खड़ी है इसकी सख्त मजम्मत करने के लिए कि ये इंतहा है कि एक स्कूल में इस तरह बच्चों को मारा गया। इसकी हम बयान नहीं कर सकते कि कितना कोई नीचा गिर सकता है ऐसा करके। No words will capture the feeling of deep revulsion and horror we feel about the terror attack against innocent children of the Army Public School in Peshawar. आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि ये सेना के अभियान का जवाब है। पाकिस्तान सरकार ने इसी साल जून में तालिबान के खिलाफ ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन चलाया था। इसमें 1300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये पूरा महीना ही ऐसा लगता है पूरा आतंक के साए में आ गया है। फिलहाल जब इस घटना की जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये वाकई पूरी लड़ाई पाकिस्तान वर्सेस तालिबान नज़र आ रही है फिलहाल? देखिए, ये जिस तरह का खौफनाक हादसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें हम सिर्फ ये तालिबान बनाम पाकिस्तान नहीं कहेंगे। जिस तरह का समाज बन रहा है, ये केवल पाकिस्तान की बात नहीं है, आसपास के बहुत सारे इलाकों में आप देख लीजिए।
वो कुल मिलाकर इस तरह की प्रक्रिया को एक नफ़रत का, एक यूँ कहा जाए विद्वेष का, आतंक का एक अजीब मंजर पेश कर रहा है। और कहीं न कहीं पाकिस्तानी सरकार ने तालिबान को डील करने में कई बार उनकी पॉलिसी में शिफ्ट देखा जाता रहा है। अब वहाँ इमरान खान की पार्टी की सरकार है, पेशावर में जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, वहाँ पे वो रिजर्वेशन लगातार जाहिर करते रहे हैं। जून 2014 में जब से ऑपरेशन ये आर्मी का चला ज़र्ज अज़्ब, तब से वो लगातार कई बार वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं। जैसे बार बार वो कहते थे कि तालिबान को हम निगोशिएट करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए और तब तक ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। हम अगर वो हमारी बात नहीं मान लेते तो फिर आप कीजिए, यानी फेडरल गवर्नमेंट। तो इस तरह के बयान भी आते रहे। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिक्स वहाँ की है वो एक अलग विषय है। आज जो हादसा हुआ है उसे सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को नहीं और सरकार को नहीं, हुकूमत को नहीं, पूरी दुनिया को एक बहुत संवेदनशील होकर, मानवीय होकर समझने की जरूरत है कि आतंक है क्या और कितना खूंखार हो सकता है। और अच्छा तालिबान, बुरा तालिबान, अच्छा आतंक, बुरा तालिबान, अमेरिका का समर्थक आतंक, अमेरिका का विरोधी आतंक, इस तरह के खेमे और खांचे, आई थिंक इसको तत्काल बंद करना चाहिए, वरना पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। लेकिन उमले जी, इसका नतीजा कैसे निकलेगा, कैसे ये हल होगा? जो हमने आज देखा वाकई वो थर्रा देने वाला था, दिल दहला देने वाला था। पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है, भारत में भी इसकी निंदा हो रही है, और कहीं ना कहीं जो एक नर्वसनेस है वो भारत तक भी पहुंच रही है। फिलहाल जिस तरह से तालिबान से लड़ रहा है पाकिस्तान, जैसा लड़ता हुआ दिख रहा है, कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये तो वही तालिबान है जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये तो वही तालिबान है जहाँ अफगानिस्तान में फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, भारत में भी इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद ये कौन सा धड़ा है तालिबान का जो कि पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट नज़र आ रहा है और जिसके खिलाफ पाकिस्तान अभी कार्रवाई कर रहा है? देखिए, आप चूंकि एक पॉलिटिकल सवाल है तो जाहिर है हम पॉलिटिकल ढंग से इसका जवाब देंगे। और केवल यही नहीं कि जो आज हादसा हुआ है वही, अगर आप उस पूरे प्रोविंस की बैकग्राउंड देखें, वहाँ अवामी नेशनल पार्टी जब 2008 में सत्ता में आई थी तो उसने वहाँ बहुत सारे चेंजेस किए थे। और ख़ासकर जो जिस तरह का सिलेबस भी था, एजुकेशन के भी इशू को उन्होंने टेकअप किया, और उन इश्यूज़ को जो जिहादी या आतंकी या यूं कहा जाए कि जो कट्टरता को बढ़ाने वाले थे, उस कंटेंट को भी सिलेबस से बाहर करने की कोशिश की और एक सोसाइटी को ज़्यादा ह्यूमन, ज़्यादा डेमोक्रेटाइज, मैं की कोई उस पार्टी का समर्थक या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत में जो बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे ऐसे लोग जो आज हुकूमत में हैं वहाँ, वो सब विरोध कर रहे थे उस पार्टी का। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं कंसेंसस इस तरह के इशूज़ को लेकर, जो आपका जो सवाल है उस पर बननी चाहिए। क्योंकि अगर आप, मैं जैसे पहले मैंने कहा कि अगर बांटेंगे, एक वक्त में आप कहेंगे कि नहीं ये ठीक है, दूसरे वक्त जब आपके लिए वो प्रतिकूल साबित होने लगेगा कहेंगे नहीं तो बहुत बुरा है, तो यानी ये तो राक्षस है। अगर मैं आपकी बात सही समझ रही हूँ तो आप मिलिट्री सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं? बेशक, देखिए, मिलिट्री एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इस तरह की चीज़ों को कर्व करने में, लेकिन वो फाइनल और अंतिम सोल्यूशन नहीं है, और न तो वही केवल कारगर साबित हो सकता है। दुनिया में जहाँ भी समाज ह्यूमनाइज, डेमोक्रेटाइज हुआ है, जहाँ भी एक मानवीय समाज की स्थापना हुई है, वहाँ दो चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है, मैं समझता हूँ। एक तो गैर बराबरी हर तरह की जो है वो उसमें कमी आवे। पूरी तरह गैर बराबरी खत्म करना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन गैर बराबरी मिनिमाइज की जाए, और दूसरी बात कि डेमोक्रेटाइज किया जाए सोसाइटी को। ये दो ही तरीके हैं। जितने खुशहाल समाज दुनिया के हैं वहाँ ये दो चीजें जरूर की गई हैं। इसमें पाकिस्तान में आप काफी स्थानीय तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन इसको क्या हम एक सरहद के बाहर भी देखने की कोशिश ना करें? क्या हम ये देखने की कोशिश ना करें कि जो भी कुछ अफगानिस्तान में हुआ उसको जिस तरह से मामला सरहद के जरिए पाकिस्तान में आया, तो अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मामले को हल करने की कोशिश भी करता है, जैसे आपने कहा कि डी रेडिकलाइज करता है, बराबरी लाने की कोशिश करता है, ज़्यादा इंसानियत पैदा करने की कोशिश करता है, तब भी क्या वो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके असरात से कैसे बच सकता है? देखिए, बहुत दिलचस्प बात है सवाल आपका। देखिए, नेशनल असेंबली जो वहाँ की है, वहाँ के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मैं उन पर कोई कटाक्ष या लांछन नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सभ्य समाज बोल रहा है पाकिस्तान का, एक सिविल सोसाइटी के लोग या बहुत सभ्य समझदार लोग बोल रहे हैं
क्योंकि आम तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत में, इंडिया और पाकिस्तान में ये एक बड़ा फ़र्क है, भारत और पाकिस्तान में। भारत में बहुत सारी निगेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ की पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इंक्लूजन हुआ है, तो वो हमारे समाज की एक बड़ी खूबसूरती है। और ये पंडित नेहरू और उस वक्त आज़ादी की लड़ाई के बाद के जो हमारे नेता थे, उनका इसमें बड़ा अवदान है। और बाद में जो बहुत सारे आंदोलन हमारे समाज में हुए, खासकर समाज बदलाव के लिए, उनका भी बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में हुआ यह है कि एक सभ्य कहने विद इन द कोर्ट बहुत एलीट तबका वहां का रूलिंग एलीट बना हुआ है। वो अच्छी अच्छी बातें जब कहता है तो जो गरीब और उत्पीड़ित समाज वहां का है, जो खैबर में रहता है या सिंध में रहता है या कहीं और रहता है, उसको नागवार गुजरती हैं ये बातें कि कैसी बातें हमें पढ़ा रहे हैं। और वहीं वे अशिक्षित या असंस्कारी कह सकते हैं या ब्रूटलाइज करने वाले पूरे समाज को कहते हैं, वो आकर इंजेक्ट करते हैं अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने पार्ट, अपने अपने टेक्स्ट। तो एक तरह से आप एक बेहतर जो शासन है, बेहतर समाज है, वो नहीं दे रहे हैं। उसका फायदा वे लोग उठा रहे हैं जो पूरे समाज को क्रूरता भरा समाज बना रहे हैं। और यही कमी पाकिस्तान की। आप ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि जो आज हम देख रहे हैं, दरअसल ये पाकिस्तान की जड़ों का ही कसूर है, जो आज हमें देखने को जो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुकूमत, लेकिन जो तालिबान जिस तरह की स्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं, आखिर इस इतने 66-65 सालों में उस समाज को बेहतर बनाने की बड़ी कोशिशें उस इलाके में नहीं हुई। आप देख लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खां से लेकर के तमाम लोगों ने क्या जो प्रयास किया, उसका क्या नतीजा निकला, किस तरह की हुकूमतों ने बाद में किया। और आपको ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पर ये आरोप लगाता है कि साहब आपने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया। बांग्लादेश में याह्या खान ने क्या किया था? आपने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को एक्सेप्ट नहीं किया था मुजीबुर रहमान की उस वक्त। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये किसी भी समस्या को देखने का एक सैनिक पहलू तो हो ही सकता है, लेकिन किस तरह से समाज में जो खराबियां पैदा हो रही हैं या जिस तरह के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उमलेश जी ने समझाया है कि सामाजिक स्तर पर आतंकवाद को किस तरह से देखा जा सकता है, खासकर पाकिस्तान के नज़रिए से। तो फिलहाल पहली खबर में अभी के लिए इतना ही। संसद की कार्रवाई में बार बार अवरोध की वजह से बीमा संशोधन और कोयला खदान जैसे कई विधेयकों के अटकने की आशंका बढ़ती जा रही है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा की कार्रवाई में गतिरोध बना रहा। एकजुट विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा रहा। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आगरा के धर्मांतरण मुद्दे को उठाया। विपक्षी दलों ने इस मामले पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को दोहराया। आप कहते हैं बहस करिए, इस बहस का क्या मतलब है? कल आपने कहा था और मंत्री होम मिनिस्टर ने कहा था कि बाहर का मामला ठीक होगा, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। पूरे तरफ से देश में हाहाकार मचा हुआ। विपक्षी दलों ने बीजेपी के कुछ सांसदों के भाषणों पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि ऐसे बयानों से देश के धर्मनिरपेक्ष माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। The assurance was given by Prime Minister to this House that has been violated. Only the Prime Minister should come and explain that why his words have not been honored. सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया था, इसी सदन में प्रधानमंत्री जी ने ये बात को कहा था कि मैंने अपने सदस्यों से, अपने दल के लोगों से बहुत जोरदार शब्दों में इसको विरोध किया, लेकिन सीमन उसके बाद क्या हो रहा? हालांकि सरकार ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में अवरोध डालने का आरोप लगाया। ये तरीका आपका ठीक नहीं है कि आप हर दिन सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करेंगे। चर्चा करिए। चर्चा में किस बात को डर रहे हैं, किस बात से घबराहट है, चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा करिए। विपक्षी दलों के सदस्य कई बार सभापति के आसन के नजदीक भी आ गए, जिसकी वजह से भोजनावकाश के पहले ही कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। सदन के फिर मिलने पर भी ये अवरोध जारी रहा और कार्यवाही पहले 2:30 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अटकलें तो ये भी हैं कि सरकार आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के मद्देनजर संसद का संयुक्त सत्र भी बुला सकती है। हालांकि देश में अब तक सिर्फ 3 मौकों पर ही संयुक्त सत्र बुलाया गया है। संयुक्त सत्र की बैठक के बारे में जो नियम हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान बीते कई दिनों से गतिरोध की यही तस्वीर दिख रही है।
विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सुलह नहीं हो पा रही है और कार्रवाई के सिर्फ 5 दिन ही बाकी रह गए हैं। कई अहम विधेयक कतार में हैं जिन्हें पारित किया जाना बाकी है। इस बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सरकार अपने आर्थिक एजेंडे से जुड़े कई अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाने पर भी विचार कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 108(1) के तहत संयुक्त सत्र के लिए कुछ शर्तें हैं। एक सदन से पारित किसी विधेयक को दूसरे सदन ने खारिज कर दिया हो या किसी विधेयक पर संशोधनों को लेकर दोनों सदनों के बीच असहमति हो तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक सदन से पारित विधेयक पर दूसरे सदन ने अगर 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की तो भी इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। इन अटकलों के बीच विपक्ष ने संयुक्त सत्र के विचार को खारिज किया है। This bill is to any bill should be passed in either of the house. Unless it is passed in either of the house, the question of convening joint session to pass that bill is not permissible under the rules. Government should try to find a solution how to run the house. There is no point in blaming opposition. अब तक 3 बार संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा चुका है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के लिए, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक और 2002 में पोटा कानून से जुड़े विधेयक को संसद की संयुक्त बैठक में पारित किया गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सरकार ने कहा है कि आतंकी संगठन ISIS भारत में सक्रिय नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में ये भी स्पष्ट किया कि देश के अल्पसंख्यकों ने ISIS को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतंकी संगठन IS भारत तक अपना प्रसार करने में कामयाब नहीं हो पाया है। प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद मुल्लापल्ली रामचंद्रन के सवाल पर लोकसभा में जवाब देते हुए ये बयान दिया है। I wish to know from the Honorable Home Minister what steps, effective steps have been taken by this government to check the threat of terrorism being posed by ISIS and Al-Qaeda. यह सच है, ISIS की गतिविधियों में हमारे भारत के भाग लेने वाले अथवा किसी न किसी सीमा तक संबंध रखने वाले नवयुवकों की संख्या हैंडफुल है, जिसे मैं कह सकता हूं नेग्लिजिबल है। और यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनका IS और IS की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों में अल्पसंख्यकों के बीच IS की कुछ पैठ जरूर है, मगर भारत के अल्पसंख्यकों ने खुद को इस संगठन से दूर रखा है। जो नवयुवक रेडिकलाइजेशन से प्रभावित होकर इन देशों में जाकर, चाहे सीरिया हो अथवा इराक हो, IS की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनको डिस्करेज करने का काम हमारे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी कर रही है। सरकार का दावा है कि उसकी तरफ से IS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े खतरों से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। केंद्रीय एजेंसियां भी राज्यों के साथ तालमेल में कोताही नहीं बरत रही हैं। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेना की तैनाती और साइबर जगत में आतंकियों की सक्रियता खत्म करने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि क्रिसमस डे को सुशासन दिवस मनाने के मुद्दे पर सरकार देश को गुमराह कर रही है। TMC और CPM ने सरकार पर सीधे सीधे गलत बयानी का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार ने सोमवार को क्रिसमस डे की छुट्टी रद्द कर सुशासन दिवस मनाने की बाध्यता पूरी तरह खारिज कर दी थी। क्रिसमस डे को सुशासन दिवस के रूप में मनाने को लेकर CPM और TMC एक साथ आ गए हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से संसद में लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। राज्यसभा में TMC के डेरेक ओब्रायन ने विशेषाधिकार हनन के तहत इस मामले को उठाया। लोकसभा में भी TMC के नोटिस पर स्पीकर सुमित्रा महाजन को जांच का भरोसा देना पड़ा। I have received your notice under direction 115 of the directions by the speaker. I am calling for a factual note in this regard. तृणमूल के साथ साथ CPM ने भी आरोप लगाया है कि न सिर्फ स्कूल बल्कि तकनीकी संस्थानों को भी सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने को कहा है। तो जानबूझ के क्रिसमस के दिन सरकार ने इस तरीके की योजना बनाई। इससे पहले सरकार ने सोमवार को विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाने पर सफाई दी थी और कहा था कि 25 दिसंबर को स्कूल खुले रखने का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी।
कोयला खदान आवंटन मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही हिंडाल्को मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोल आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला की कंपनी हिंडाल्को को दी गई क्लीन चिट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की और जांच करने का भी आदेश दिया है और इस जांच पर सीबीआई को 27 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी पूछताछ करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का बचाव किया है। प्रधानमंत्री रहते समय अगर स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह कोयला मंत्रालय देख रहे तो उनका बयान नोट किया जाए। ये सही लाइन की दिशा से काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। निरंतर और लगातार ये बात कही है कि कोई व्यक्ति कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कानून उससे ऊंचा है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। दरअसल एवी बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को को 2005 में ओडिशा में 2 कोयला खदानें दी गई थीं। तब मनमोहन सिंह ही कोयला मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एयरसेल मैक्सिस सौदे को मंजूरी देने के मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ की है। चिदम्बरम ने समाचार एजेंसी पीटीआई की इस बात की तस्दीक भी की है। उन पर आरोप यह है कि वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने साल 2006 में 3500 करोड़ रुपए के इस सौदे को मंजूरी दी थी, जबकि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 600 करोड़ से बड़े सौदों की मंजूरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से लेनी चाहिए। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन समेत कई आरोपी हैं। दयानिधि मारन पर आरोप है कि उन्होंने चेन्नई के सी शिव शंकर पर एयरसेल में हिस्सेदारी मैक्सिस को बेचने के लिए दबाव डाला। विदेशों में जमा काले धन पर एक पर्दाफाश हुआ है। वॉशिंगटन की ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने साल 2012 में काले धन को लेकर भारत को तीसरे पायदान पर रखा है। एजेंसी के मुताबिक 2003 से 2012 के दौरान देश के करीब 28 लाख करोड़ रुपया काले धन के रूप में बाहर भेजा गया। यही नहीं, सिर्फ एक साल यानी कि 2012 के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर गए। काले धन छुपाने वाले देशों में चीन पहले नंबर पर और रूस दूसरे नंबर पर है। शेयर बाजार में आज इस साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 538 अंक गिरकर 27,000 अंक से नीचे चला गया। निफ्टी भी 152 अंक टूटा। जानकारों के अनुसार दुनिया के बाजारों में आ रही मंदी इस गिरावट की बड़ी वजह है। यही नहीं, बाजार के इस रुख का असर रुपए के मूल्य पर भी देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले और अंत तक संभल नहीं पाए। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 538.12 अंक गिरकर 26,781.44 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 152 अंक गिरकर 8,067.60 अंक पर पहुंच गया। लगभग सभी सेक्टर के शेयर घाटे के साथ बंद हुए। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की कई वजहें रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $59 प्रति बैरल से नीचे चली गई। 2009 के बाद कच्चे तेल की कीमत में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। इससे आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सेंसेक्स के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े व्यापार घाटे से भी जूझ रही है और उधर डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत भी अर्थशास्त्रियों को चिंता में डाल रही है। मंगलवार को $1 की कीमत ₹63.53 पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार। देश ने आज विजय दिवस की 43वीं वर्षगांठ मनाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंडिया गेट जाकर अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। आज ही के दिन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जीत हासिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद इटली के नौसैनिकों को आज याचिका वापस लेनी पड़ी। मछुआरों की हत्या के आरोपी मैसी मिलानो लाटोरे ने इटली में रहने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। बिहार के नवादा जिले में ट्रेन और कार की टक्कर में 5 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा मानव रहित रेल फाटक पर हुआ। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए 6 नए मंत्रियों को इसमें जगह दी। राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
कैबिनेट में जगह पाने वाले 2 मंत्री टीडीपी छोड़कर टीआरएस में शामिल हुए हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी से पारा नीचे गिरने लगा है। श्रीनगर घाटी में न्यूनतम तापमान 0 से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। वहीं लेह में तापमान 0 से 11 डिग्री कम दर्ज किया गया। भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के नए सर्जन जनरल होंगे। डॉक्टर मूर्ति सर्जन जनरल बनने वाले पहले भारतीय और सबसे कम उम्र के डॉक्टर हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीनेट की ओर से की गई मूर्ति की नियुक्ति का स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के चॉकलेट कैफे में मारे गए 2 बंधकों को आज श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में न्यू साउथ वेल्स की सभी सरकारी इमारतों के झंडे झुका दिए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री टोनी एबट भी पहुंचे।